वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आपके दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पेपर है इंडियन इकोनॉमी। हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं, सबसे पहला अध्याय हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, प्रकृति व क्षेत्र, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। ये शब्द बनाए मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। आप सभी ने प्रथम वर्ष के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा है, ठीक है। अब कुछ आपको याद होगा कि अर्थशास्त्र, सबसे पहले हम लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। वैसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र, जैसे कि रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्य एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उसके पास साधन सीमित हैं, लेकिन सीमित साधनों की यह विशेषता है कि उन साधनों को हम वैकल्पिक प्रयोग में काम में ले सकते हैं। यानी कि एक ही साधन है, उसको हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, कई उपयोग उनके होते हैं। तो जब हम अपनी आवश्यकताओं को उन वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से पूरा करते हैं, तो चूँकि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, अतः हमें उनमें एक प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना होता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कि हम कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना चाहेंगे और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना चाहेंगे। जब ऐसी बात होती है तो हम जो है पहले हम यानी कि प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, यानी कि हमें चयन करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद हमें एक डिसीजन लेना होता है। तो चयन करने और निर्णय करने की जो समस्याएं हैं, उनका जो समावेश है हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध चयन करने यानी कि चॉइस मेकिंग और निर्णय लेने यानी कि डिसीजन मेकिंग से होता है, ठीक है। तो ये तो हुई अपने एक बार रिमाइंड करने की बात कि अर्थशास्त्र क्या है। दूसरी बात, चूँकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं और अब हम ले रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप सभी ने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है, यानी कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा आर्थिक विश्लेषण है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें हम समष्टि को लेते हैं, अर्थव्यवस्था को उसके समग्र रूप में लेते हैं, अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का हम समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ें और आगे जाएं, उससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास हुआ है वह प्रारंभ में किस तरह से हुआ है। तो हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए अगर हम आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ें तो हम पाएंगे कि प्रारंभ में दो विचारधाराएं जो थी, एक वणिकवादी विचारधारा, एक प्रकृतिवादी विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में कुछ योगदान दिया और वे अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में रुचि लेते थे और वे अर्थव्यवस्था के विकास पर भी ध्यान देते थे और वे ये मानते थे कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए सरकारी नीति जो है वह आवश्यक है। और इस संबंध में जो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री फिजियोक्रेट जो थे, क्वेने, उन्होंने अर्थव्यवस्था सारणी यानी कि टेबुलर इकोनॉमिक जो है यह भी प्रस्तुत की थी, जो कि इस बात को बताती है कि जो
प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में अपना कुछ योगदान दिया था। उसके बाद इसके साथ ही अगर हम माइक्रो की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वह एडम स्मिथ जो है उनके जनक कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी और उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये सब आपके पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार आपको थोड़ा सा वापस याद आ जाए सब, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वह सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्वहित की धारणा पर आधारित थी, और उन्होंने स्वहित की धारणा के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के सारे व्यक्ति प्रधान ढांचों में व्यष्टि अर्थशास्त्र का तीव्र विकास किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वॉकर, जेबीसे, मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का काफ़ी तेज़ी से विकास किया। और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम मार्शल को लेते हैं, उन्होंने तो इसको बिल्कुल चरम सीमा पर ही पहुंचा दिया था। और ये जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रधानता रखी थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री, जिनमें हम माल्थस, सिस्मोंडी और मार्क्स आदि को लेते हैं, तो इन्होंने जो है समष्टि अर्थशास्त्र में अपना काफ़ी योगदान दिया। माल्थस की अगर आपको ध्यान हो तो थ्योरी थी, माल्थस की थ्योरी थी जनसंख्या सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या सिद्धांत, जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसमें वो मानते थे कि अगर जनसंख्या एक सीमा के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो है स्वयं ही अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, विश्व में ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या जो है जो है प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण से जो है अर्थव्यवस्था स्वयं संतुलित हो जाती है। हालांकि इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, आपको ये बता देती हूँ कि उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था और अति उत्पादन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए, और इसी कारण कई बार उनको जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी जो है इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में योगदान दिया। लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि 1930 के पहले तक जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र ही अर्थव्यवस्था में प्रभावी रहा और उसी की प्रधानता बनी रही। लेकिन जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 1930 में विश्वव्यापी मंदी व्याप्त हो गई, तो इस मंदी ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो भी मान्यताएं थी, जो भी उनकी जो आधारभूत जो विचारधाराएं थी, उनका जो हम कहें कि खोखलापन जो है वो जाहिर कर दिया। और ऐसी स्थिति में यह माना जाने लगा कि व्यष्टि विश्लेषण जो है वो आर्थिक समस्याओं के समाधान में अपूर्ण है, अपर्याप्त है। और ऐसे समय में अर्थशास्त्रियों का ध्यान जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं पर आकर्षित हुआ। अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास करने का जो अधिक श्रेय, जो सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है, वो प्रोफेसर J.M. कीन्स को जाता है, क्योंकि इन्होंने इसका वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। और इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का जो हम कहें कि एक क्रांतिकारी तरीके से सूत्रपात जो है वो प्रारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि स्वहित पर आधारित
कुल उत्पादन से हम पूर्ण रोजगार की जो धारणा है, पूर्ण रोजगार जो है कुल उत्पादन पर आधारित की धारणा पर आधारित होकर हम उस पूर्ण रोजगार की हर समय नहीं पा सकते। यानी कि हम स्वहित की पर आधारित करके कुल उत्पादन से पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उन्होंने उन समस्त शक्तियों के समग्र अध्ययन पर ध्यान आकर्षित किया जिन पर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार आदि निर्भर करता है। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में हम 1930 की मंदी तो थी ही, साथ में उसके बाद हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दूसरी बात कि अविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्ति, तो उसके कारण से भी समष्टि अर्थशास्त्र के विकास को बल मिला। और इसके अलावा कीन्स के प्रयासों के अलावा हम देखते हैं कि अन्य अर्थशास्त्रियों जिन्होंने कि समष्टि अर्थशास्त्र के योगदान को आगे बढ़ाया, उनमें हम वॉलरस, विक्सेल, कैंट, शुम्पीटर आदि अर्थशास्त्रियों को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का काफ़ी विकास हुआ। और हम ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में अर्थशास्त्र के बाद अगर विचारों का इतिहास देखें तो प्रारंभ में जो समष्टि अर्थशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था और जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनके आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख विधि थी। लेकिन बाद में 1930 की मंदी के बाद और कीन्स की जो पुस्तकें प्रकाशित होने के बाद, उनके विचार आने के बाद, हम अन्य अर्थशास्त्रियों के जो विचार आने के बाद हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की गलत एवं भ्रमात्मक धारणाओं को उन्होंने धराशायी किया और समष्टि अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। और आधुनिक युग में इस तरह से हम देखते हैं कि अब राष्ट्रीय आय, राजस्व, व्यापार चक्र, आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति, ये सब जो विषय है आज समष्टि आर्थिक विश्लेषण के महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग बन गए हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही जो है वो संक्षिप्त में आपको मैंने थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया। अब मैं जो है आपको समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ पर हम आते हैं। पहले हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि समष्टि का मतलब होता है लार्ज, जिसको हम बड़ा कह सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं। अर्थात अब हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का उनके समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित योगों या समूहों, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं एग्रीगेट्स,
उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर आदि। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र है वह समग्र का अर्थशास्त्र है। यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स। यानी कि जैसे उदाहरण लें तो अगर हम सपोज किसी एक वन का अध्ययन करते हैं, फॉरेस्ट का अध्ययन करते हैं, तो उस समस्त वन का जो अध्ययन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन समस्त वन के अंतर्गत हम किसी विशेष वृक्ष, सपोज आम के वृक्षों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह माइक्रो कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सपोज आप राजस्थान के सभी महाविद्यालयों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएगा। लेकिन अगर राजस्थान में आप पर्टिकुलर किसी जिले का अध्ययन, जिले के कॉलेजेस का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। यानी कि जब हम पर्टिकुलर यूनिट का अध्ययन करते हैं तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम उसके एग्रीगेट रूप में अध्ययन करते हैं, उसके समग्र रूप का अध्ययन करते हैं तो दैट इज़ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक डेफिनेशन है जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। प्रोफेसर बोल्डिंग की डेफिनेशन है, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। यू कैन नोट, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योगों या समूहों का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर, इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या तात्पर्य है।